आज का टॉपिक है हाउ डज RBI controls on money supply, राइट। ठीक है, हिंदी में कहेंगे कि RBI मुद्रा पूर्ति को कैसे नियंत्रण करती है। हाउ डज RBI कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी, द वॉल्यूम ऑफ मनी विच अवेलेबल विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आ रही बात समझ में? हमने पढ़ा था मनी चैप्टर में कि पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर टाइम में जो पैसा होता है उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। तो RBI ऐसी कौन सी पॉलिसी को यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये टॉपिक? क्योंकि बैंकिंग चैप्टर में एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, राइट, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि RBI मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है। आप मनी सप्लाई के जगह यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं। मनी सप्लाई के जगह आप क्रेडिट क्रिएशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन। दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो RBI मनी सप्लाई को, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो टूल यूज करती है उस टूल को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कौन सी पॉलिसी कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। और हिंदी में इसको बोला जाता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, ठीक है। RBI used monetary policy to control the money supply in the economy और credit creation। स्टार्ट क्लियर? ठीक है, वो कौन सा पॉलिसी यूज करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 टूल्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि फर्स्ट है क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स जिसे हम मात्रात्मक उपकरण कहते हैं, और दूसरा आपका है सेकंड जो है वो है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स इन हिंदी गुणात्मक उपकरण। ठीक है, तो RBI 2 टूल को यूज करती है मनी सप्लाई को, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स में फर्स्ट आपका आता है CRR, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। दूसरा आपका आता है SLR, ये भी बता चुका हूं, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR और SLR के बारे में मैंने कब बताया था आप लोगों को? क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में। ठीक, उसके बाद थर्ड आपका आता है बैंक रेट, राइट, बैंक रेट। फोर्थ आपका आता है रेपो रेट, रेपो रेट। फिफ्थ आपका आता है रिवर्स रेपो रेट। और सिक्स्थ आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ठीक है। हिंदी में इसको बैंक दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, विपरीत रेपो अनुपात कहते हैं और खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट आपका आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राइट। उसके बाद सेकंड आपका आता है मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन, एंड थर्ड आता है आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है सीमांत आवश्यकता, इसको कहा जाता है मॉरल सुएशन और इसको कहा जाता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, आई मीन चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है। इतने टूल्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2023 एंड 24। अगर हम बात करें तो इसमें ये दो जो चीज़ें हैं आपका मॉरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं दे रखा है। ठीक है। अगर हम सीबीएसई सिलेबस को लेकर के चलते हैं और बाकी सारे टूल्स जो है हमें पढ़ने हैं। इस टूल को पढ़ने का एक और फ़ायदा है, इट विल हेल्प इन द चैप्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। इन चैप्टर नंबर आपका कौन सा होगा, ये 6 है, 7, 8, 9। एक चैप्टर आपका एग्रीगेट डिमांड का एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अधि एवं न्यून मांग की समस्या, वहाँ पर भी सेम चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है। तो ये टॉपिक आपके 2 चैप्टर को कवर करता है। समझ में आ रही बात। ठीक है। तो ये टूल्स हैं, इस टूल से आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है। इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है। 3 दे दिया आपको क्वालिटेटिव और 1 दे दिया क्वांटिटेटिव, बताओ। या 3 दे दिया क्वालिटेटिव, चौथा दे दिया नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव। इस तरीके से एमसीक्यू के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट को डिस्कस करना है कि किन कंपोनेंट को कैसे आरबीआई यूज करके इसको कंट्रोल करती है। स्टार्ट क्लियर टू ऑल। पहले इसको नोट कर लीजिए। डन। चलें अगले पेज पे, हटा दूं। चलिए सबसे पहले सीआरआर के बारे में बात करते हैं। नहीं तो यहाँ पर अलग बातें करेंगे ना। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। राइट। देखिए मैंने आपको बताया था CRR रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स दैट रिक्वायर्ड टू कीप बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। राइट। मतलब कोई भी पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ये 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करता है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। राइट। आरबीआई यहां पर कह रही है कि भाई देख, जितना भी पैसा जमा करेगा उसका 10% फॉर एग्जाम्पल तो मेरे पास एज ए रिजर्व रखोगे। रीजन बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है। क्यों रखते हैं, एज ए रिजर्व वो रखेंगे। उसी रिजर्व को क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब 1 लाख का 10% कितना रखेगा, 10,000 रुपए। क्लियर है। अब एक बात बताइए, आरबीआई कह रही है कि अब तुम 20% रखोगे। पहले 10 था, अब 20 रखोगे। पहले 10,000 रुपए रख रहा था तो लोन देने की जो कैपेबिलिटी थी कॉमर्शियल बैंक की वो कितनी थी,
90,000, क्योंकि 10,000 तो उसने आरबीआई के पास रख दिया, 90,000 दे सकता है लोन, है ना। लेकिन अब अगर वो 20% रख रहा है तो 20,000 रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो लोन देने की कैपेबिलिटी कितनी हो गई? 80,000। बोलिए, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को कम लोन देगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा। और या मैं बैंकिंग लैंग्वेज में बोलूं तो जितना बैंक कम लोन देगा पब्लिक को, उसकी क्रेडिट क्रिएशन उतनी ही कम होगी, उतना ही वो कम कमा पाएगा। बैंक किससे पैसा कमाता है? लोन देने से। जब मैं लोन ही नहीं दे पा रहा हूं आपको, कम दे पा रहा हूं, तो मेरी भी तो कमाई कम होगी। यस और नो? तो इसीलिए अगर आरबीआई सीआरआर के रेट को इंक्रीज करती है तो जो उसको लोन देने की जो उसकी क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब लोन देने की कैपेबिलिटी कम हो रहा है तो मनी क्रिएशन भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही बात? क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा? कम होगा। मनी सप्लाई क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, if rate of CRR raised by RBI, ठीक है, क्लियर है? आरबीआई क्या कर रहा है? सीआरआर की दर में वृद्धि कर रहा है। क्लियर है? हाँ जी बोलिए। एस लगेगा, सॉरी, ठीक है। रेज्ड बाय आरबीआई, वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंक विल हैव टू कीप मोर रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई, है ना, उसको रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा ना। सो लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल रिड्यूस, वो कम लोन देगा, ठीक है। और जब लोन कम देगा तो मनी सप्लाई भी क्या होगा? कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक इसका अपोजिट, इफ रेट ऑफ CRR decreases, falls by, अबे यार क्या हो रहा है, आरबीआई। अगर आरबीआई सीआरआर के रेट को डिक्रीज कर रहा है तो द कमर्शियल बैंक will have to keep less amount of deposits with the RBI, ठीक है। और जब आरबीआई के पास पैसा कम रखेगा तो वो लोन पब्लिक को ज्यादा दे पाएगा। तो जो लेंडिंग कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू द पब्लिक विल इंक्रीज। और जब ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है।
इजी है या नहीं है? ठीक है। अब एक बात बताइए, SLR के बारे में क्या समझाया था मैंने आप लोगों को कि SLR रेफर्स टू दैट मिनिमम % ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास एज ए रिजर्व रखता है। यस और नो? क्लियर है? एक बात बताइए, RBI बोल रहा था कि भाई एक काम करो, इधर ध्यान दीजिए, CRR 10% था, अब मान लीजिए SLR 15% है, तो टोटल कितना हो गया? 25% रिजर्व रखना पड़ेगा। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स जो है, ओनली डिपॉजिट्स ही लिख देता हूं मैं, टोटल डिपॉजिट्स जो है वो 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख का 25% 25,000 रिजर्व रखा तो लोन कितना दे पाएगा? 75,000। अब RBI कह रही कि भाई एक काम करो, SLR 15 से 20%, अब 20% मेंटेन करोगे। कितना मेंटेन करोगे? तो 5,000 और रिजर्व में रखना पड़ेगा ना, तो अब लोन वो कितना दे पाएगा? 70,000। तो लेंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? लेंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ ना। तो लेंडिंग कैपेबिलिटी जब डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सेम इफेक्ट SLR का है जो CRR का है। डेफिनेशन अलग है, इफेक्ट सेम होगा। अगर SLR इंक्रीज होगा तो भी मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, और SLR अगर डिक्रीज होगा तो भी मनी सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पर आप CRR के जगह SLR भी वर्ड यूज कर सकते हो। अगर पेपर में SLR आता है तो यहां पर CRR की जगह क्या यूज कर लीजिए? SLR। यहां पर मैंने एक चार्ट के थ्रू समझाया है आपको ताकि बेटर तरीके से समझ पाए, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। क्लियर है? बोलो, लिख लिए? देखो, अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टूल, बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट के थ्रू कैसे RBI कंट्रोल करती है किसको? मनी क्रिएशन को या मनी सप्लाई को, राइट? देखो, सबसे पहले समझना है कि बैंक रेट क्या है। तो वी कैन डिफाइन बैंक रेट is that rate at which central bank lends money to commercial bank for long term needs। ठीक है, तो बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। कौन से नीड के लिए? लॉन्ग टर्म नीड के लिए। यहां पर लॉन्ग टर्म पब्लिक वाला लॉन्ग टर्म नहीं होता 5 साल से ज़्यादा, मतलब 10 साल 20 साल, नो। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें अराउंड 28 डेज। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या होता है? अराउंड 28 डेज तक का लोन देती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब क्या है, इट इज, यू कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग रेट। इसे हम डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं। ठीक है, 11th क्लास में अकाउंट में आपने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं पढ़ा था? सिलेबस में नहीं था क्या? BST में था बिल ऑफ एक्सचेंज।
अच्छा चलो इन शॉर्ट समझाता हूँ। बैंक के पास कई सारे सिक्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो बैंक आरबीआई से जब लोन लेने के लिए जाती है तो एज आप कह सकते हैं कि मॉर्गेज, वो उनके पास सिक्योरिटी रखते हैं और उन सिक्योरिटी के बदले आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देते हैं। समझ में आ रही बात? तो लोन देने का जो कमीशन होता है, हाँ भाई मैं जो आपको लोन दूंगा तो मैं फॉर एग्जांपल 4% मैं काटूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख की सिक्योरिटी दी तो आरबीआई कह रही कि मैं 4% डिस्काउंट पर पैसे दूंगा, मतलब 1 लाख का 4% कम देगा, कितना देगा? 96,000। समझ में आ रही बात? तो वो सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन देते हैं बैंक रेट में। तो जितने परसेंट कम पर लोन देते हैं उसी को कहते हैं क्या? डिस्काउंटिंग रेट। तो बैंक रेट को आप डिस्काउंटिंग रेट भी कह सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग रेट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बात करते हैं हम रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है? देखिए, रेपो रेट समझ में आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है? ये वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, लंबे समय के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेपो दर क्या है। ठीक है। तो रेपो दर को अगर हम डिफाइन करें, रेपो रेट इज that rate at which central bank lends money to commercial bank for शॉर्ट टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म नीड्स, फर्क यही है बैंक रेट और रेपो रेट में। बैंक रेट कब बोला जाता है? जब लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए आरबीआई लोन देती है, और रेपो रेट कब बोला जाता है? जब शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आरबीआई लोन देती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट, इसको कौन सा रेट कहते हैं? रीपर्चेज रेट कहते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल मीनिंग यही है कि अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये जितने भी बैंक्स हैं, अगर इनको लंबे अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन दे रहे हैं तो बैंक रेट, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहे हैं तो रेपो रेट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ये देखेंगे कि बैंक रेट और रेपो रेट के थ्रू आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है। इसका यूज कोविड में भी किया था आरबीआई ने। ठीक है। देखिए, यहां पर मैं रेपो रेट, बैंक रेट दोनों लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही इफेक्ट है। डेफिनेशन अलग है, वो आपने देख ही लिया, लेकिन जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो एक ही है। देखिए, बोलो। यहां ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, केस 1 ये है, इफ रेपो और बैंक रेट रेज्ड बाय सेंट्रल बैंक।
ठीक है। अगर बैंक या रेपो रेट सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है, आ रही बात समझ में। एक बात बताइए, ये है आरबीआई। आरबीआई लोन किसको दे रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या बैंक ऑफ बड़ौदा को या पंजाब नेशनल बैंक को, एटसेट्रा। दीज आर कॉमर्शियल बैंक। और ये किसको लोन देती है? किसको देती है? पब्लिक को। यहां तक कोई दिक्कत? जब आरबीआई लोन देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप इसको बैंक या रेपो रेट कहते हैं, यही कहते हैं ना, ठीक है। और जब ये बैंक इसको लोन देती है तो आप कौन सा रेट कहते हैं? आप इसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। यस और नो? या आप ये भी बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कौन बोलेगा? पब्लिक बोलेगा। पब्लिक को आप बैंक से लोन लिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लोन लिया, तो आपकी लोन लेने की कॉस्ट क्या है? फ्री में तो देते तो दिया आपको, बैंक ने ले भाई 1 लाख ले, मुझे देते रही हो, तो आप तो अपना उसका पैसा ही तो वापस कर रहे हो ना। आपका कॉस्ट क्या है उस 1 लाख को रिसीव करने का? इंटरेस्ट। जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वही तो आपका कॉस्ट है। मैंने 1 लाख आपसे लिया, 1 लाख ही दिया, तो मेरा कोई 1 लाख लेने का कॉस्ट आया? ये बताइए, नहीं। लेकिन 1 लाख लिया, अब मैं 1 साल के बाद 1,20,000 दे रहा हूं, तो 20,000 मेरा कॉस्ट है 1 लाख लेने का। तो इसका मतलब या तो मैं उसको ब्याज बोल दूं या तो मैं उसको कॉस्ट बोल दूं, बात तो एक ही है ना। तो इसीलिए मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटरेस्ट रेट और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। क्लियर है? पहले जो है आरबीआई फॉर एग्जांपल 4% पर लोन दे रही थी इन सब बैंकों को, जिसको आप बैंक रेट कहते हैं या रेपो रेट कहते हैं, कोई भी रेट ले लो, ठीक है, ओके। अब कह रहा है आरबीआई कि भैया अब मैं 5% ब्याज लूंगा, ठीक है। जब ये 4% लोन ब्याज ले रही थी एसबीआई से, तो ये पब्लिक से 11% ले रहे थे, ठीक है। अब ये 5% ले रहा है, तो आप बताइए पब्लिक से ज्यादा लेगा ब्याज या कम लेगा? आरबीआई अब कह रहा है भाई मैं 4 नहीं 5% इंटरेस्ट लूंगा, तो ये फर्दर पब्लिक को पैसा देगा, तो उससे जो इंटरेस्ट लेगा ये बैंक 11 लेगा या उससे ज्यादा लेगा? ज्यादा लेगा, क्योंकि उसको लोन महंगा पड़ रहा है। उसने बोला पब्लिक को भाई मैं ब्याज अब 12% लूंगा, ठीक है। पहले आप ईएमआई पे कर रहे थे फॉर एग्जांपल 3,000 रुपए, अब देख रहे हो ईएमआई मुझे 3200 रुपए पे करना पड़ रहा है। अरे बात समझ में? तो आपका जो ईएमआई है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब ब्याज ज्यादा जा रहा है। और जब ब्याज इंटरेस्ट ज्यादा दोगे तो आपको लोन लेने से डर लगेगा। हरे बात समझ में? सोच समझ के लोन लोगे। तो इसीलिए जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पब्लिक क्या करेगा? लोन कम लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं लोन नहीं लेगा, कम लेगा। समझ में आ रही बात? और लोन जब कम लेगा तो ऑब्वियसली पब्लिक के पास पैसे भी क्या होंगे? कम होंगे, मतलब मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा। अब बैंक जब लोन कम देगा तो उसकी भी कमाई कम होगी, तो क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा? कम होगा। आया समझ में? क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर बोल सकते हैं कि अगर आरबीआई ने बैंक रेट या रेपो रेट इंक्रीज किया है तो इंटरेस्ट रेट will also increase, ठीक है। या इंटरेस्ट रेट को क्या बोल सकते हो? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोल सकते हो। और जब ये इंक्रीज होगा तो पब्लिक विल टेक लेस अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। और जब लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई भी क्या होगा? कम होगा। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? मनी सप्लाई कम होगा या क्रेडिट क्रिएशन, दोनों कम होगा, ठीक है।
क्लियर है। और ठीक इसका अपोजिट यहां पर, इफ रेपो रेट या बैंक रेट रेज्ड बाय आरबीआई, अगर आरबीआई रेपो रेट या बैंक रेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, सॉरी इंक्रीज, रेज्ड यहां पर भी रेज्ड ही लिखा था ना, यहां डिक्रीज होगा, सॉरी। इफ रेपो रेट और बैंक रेट डिक्रीजेस बाय डिक्रीज्ड बाय आरबीआई, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट और यू कैन से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ऋण लेने की लागत विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। और ये डिक्रीज होगा तो लोग लोन क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, पब्लिक विल टेक मोर लोन्स। और जब लोन वो ज्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा, बोलिए, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, या क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आया समझ में। तो इस तरीके से बैंक रेट और रेपो रेट से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पर आरबीआई क्या करेगी, इंक्रीज, रेपो रेट को इंक्रीज करेगी, कब करेगी, क्या होगा इस इकोनॉमी में? जब इकोनॉमी में अगर देख रहा है महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, तब बोलेगा रुक बेटा, आरबीआई और बैंक, ये रेपो रेट बैंक रेट इंक्रीज कर देगा, बैंक लोन महंगा देने लगेगा, तब लोग धीरे धीरे कम खरीदेंगे। और जब दिखेगा कि यार अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, आपने देखा था ना कोविड में लोगों का पैसा ही नहीं था, तो आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया था। रेपो रेट कम करने से लोन सस्ता मिलता है, और सस्ता मिलता है तो लोन फिर लोग ज़्यादा लेते हैं। समझ आया? नेक्स्ट क्लास इसके बाद वाला टॉपिक कराऊंगा। ओके, थैंक यू।